गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बच्चों, आप लास्ट वीडियो जो हमारे देख रहे थे उन वीडियोस के अंदर हमने आपको विश्व की जनजातियों के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी और लास्ट के वीडियो में हमने आपको विश्व की जनजाति बुशमैन जनजाति से संबंधित पूरी जानकारी बताई थी। उससे पहले हम आपको एस्किमो जनजाति से संबंधित पूरी जानकारी बता चुके हैं। आज का ये जो वीडियो है बच्चों हमारा, वो भारत की जनजाति से संबंधित है। आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, जैसे विश्व के अंदर एस्किमो और बुशमैन जनजातियां देखने को मिलती हैं, ठीक उसी तरह हमारा भारत भी जनजातियों से अछूता नहीं है और भारत में भी अनेक जनजातियां पाई जाती हैं। बहुत सारी जनजातियां हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। प्रादेशिक आधार पर और राज्यों के आधार पर अनेक जनजातियां हमारे भारत में निवास करती हैं। तो भारत में जो जनजातियां निवास करती हैं उनके अंदर विशेष रूप से यदि हम देखें तो जैसे भील जनजाति है, गोंड जनजाति है, सहरिया जनजाति है, इसके अलावा हम देखें जैसे कंजर जनजाति है, सांसी जनजाति है, टोडा जनजाति है, लेपचा जनजाति है, बहुत सारी जनजातियां हैं। उन जनजातियों की यदि हम चर्चा करेंगे तो उनमें से भील की, गोंड की, नागा की ये ऐसी जनजातियां हैं जो भारत में अधिकांश भाग में फैली हुई मिलती हैं या इनकी भारत में जो जनसंख्या की स्थिति है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसी आधार पर हम भारत की एक जो जनजाति है भील जनजाति की आज हमारे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और भील जनजाति से संबंधित दशाओं का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उनका वर्णन इस वीडियो के दौरान किया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो चर्चा ये होती है कि भील जो शब्द बना, भील शब्द कैसे बना और भील शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे हमारा पहला जो पॉइंट है वो है भील शब्द का भावार्थ, यानी भील किसे कहते हैं और ये शब्द कहां से आया, क्या है इस शब्द का मतलब। तो बच्चों देखो, भील जो शब्द है वो बिल शब्द से बना है। बिल या विल शब्द से बना है। किससे बना है? बिल या विल शब्द से बना है और इसे बीलू या बीलू शब्द के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में शब्द जो है वो ये है, तो बीलू या बीलू कह दो या बिल या बिल शब्द कह दो, इन शब्दों से मिलकर भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। और भील शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों, वो मुख्य रूप से होता है धनुष धारण करने वाला, तीर चलाने वाला, तीर कमान चलाने वाला। तो साधारण रूप से यदि हम भील शब्द का अर्थ लें तो ऐसा व्यक्ति या ऐसी जनजाति जो धनुष धारण करने में माहिर है, जो तीर कमान चलाने में माहिर है, उसी को किसके नाम से जाना जाता है? भील के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? भील के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ जगह मारने से संबंधित भी है, बांधने से संबंधित भी है, शिकार करने से संबंधित भी अर्थ लिया गया है भील शब्द का। तो बिल या बीलू शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जो धनुष धारण करने के द्वारा, धनुष धारण करके शिकार करता है, उसी को लोग किसके रूप में जानते हैं? भील के रूप में जानते हैं। अब देखो, भीलों की जो परंपरा है ना, इतिहास है भीलों का, एक बहुत लंबा इतिहास है। ऐसा मानते हैं कि जो भील जनजाति के जो लोग हैं, भगवान शंकर के पुत्र जो थे निषाद, उनसे इनकी उत्पत्ति हुई, यानी उनकी संतति के रूप में इनको शामिल किया जाता है। निषाद की संतति के रूप में इनको शामिल किया जाता है। और निषाद ने क्या किया, बाद में भगवान शंकर का जो बैल था उसको मार दिया, नंदी जो बैल था सवारी उसको मार दिया और उससे परेशान होकर भगवान शंकर ने इनको क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, तुम जाओ यहाँ से। तो पर्वतों में रहो और पहाड़ों में रहो। तो दुर्गम पर्वतीय भागों में और पहाड़ी क्षेत्रों में जो निषाद के वंशज रहने लग गए, उन्हीं को कालांतर में क्या कहा गया? भील कहा गया है। ठीक है ना। कुछ लोग इस भील की उत्पत्ति वल्लर शब्द से भी मानते हैं। किससे मानते हैं? वल्लर शब्द से भी मानते हैं। और जो प्रजातियों का अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं
उन्होंने इसकी उत्पत्ति मुंडा शब्द से भी मानी। किससे मानी है? मुंडा शब्द। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये मैटर नहीं है, आपको सिर्फ बिल या बीलू शब्द ध्यान रखना। आपकी 12th की जो बुक है उसके हिसाब से आपको बीलू या वीलू शब्द ही ध्यान रखना है। ये बाकी जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो इनको मुंडा के रूप में भी जाना जाता है। तो निषाद कालीन ये थे और निषाद की संतति के रूप में भी लोग जाने लगे। और कुछ ऐसे भी मानते कि जो महाभारत काल में एकलव्य जो थे वो भी इन्हीं के वंशज थे। आप ऐसा मान के चले कि एकलव्य को इनका अग्रज माना जाता है, भीलों का, और उनकी संतति के रूप में किसको शामिल किया गया? भीलों को शामिल किया गया। एक और चीज निकल के आती है कि इनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से परिभाषित किया है। हमारे राजस्थान के जो महान इतिहासकार रहे कर्नल जेम्स लॉ, तो कर्नल जेम्स लॉ ने क्या किया? इनकी स्थिति को देखकर, वन में ये लोग निवास करते थे, वनों में इनकी स्थिति को देखकर इनको वनपुत्र भी कहा है। भीलों को क्या कहा है? वनपुत्र की संज्ञा भी दी है। और साथ साथ हम कहें कि जो स्वभाव है, तो स्वभाव के आधार पर इनको पहले मेवाड़ का रक्षक भी, मेवाड़ की रक्षा में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको ध्यान होगा महाराणा प्रताप के साथ में जो संघर्ष करने का जो श्रेय दिया जाता है वो इसी भील जनजाति को जाता है। इस भील जनजाति ने महाराणा प्रताप के संघर्ष में अपना अहम योगदान दिया था। तो ये तो सारी जो चर्चा हमने की बच्चों, ये किससे संबंधित है कि भील शब्द का मतलब क्या होता है, भील को और क्या क्या कहते हैं? धनुष धारण करने वाला, तीर कमान चलाने वाला, बाण चलाने वाला, या फिर हम ऐसा कहें कि जो निषाद और एकलव्य की संतति है उसके रूप में भी शामिल हो गया, वनपुत्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं बच्चों, वो किससे जुड़ी हुई है? भीलों के भावार्थ शब्द जो है उससे जुड़ी हुई है। अब इसका दूसरा जो हम पॉइंट लेते हैं कि भीलों की शारीरिक संरचना कैसी है, शरीर कैसा होता है, शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना की जब हम चर्चा करेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिए, भील जो होते हैं नाटे कद के लोग होते हैं, छोटे कद वाले होते हैं। ज्यादातर इनकी जो लंबाई होती है वो 5 से 5.5 फीट के बीच में रहती है। तो ये नाटे कद के लोग होते हैं। भील जो है शारीरिक गठन के दृष्टिकोण से नाटे कद के लोग होते हैं। इनकी त्वचा का जो रंग होता है वो विशेष रूप से काला होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? काली त्वचा वाले ये लोग होते हैं। इनकी जो आंखें होती है वो लाल होती है, बाल जो होते हैं इनके रूखे बाल होते हैं, ठीक है। इनकी नाक थोड़ी हल्की चौड़ी नाक होती है। तो ये ऐसी दशा, जबड़ा थोड़ा हल्का सा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। शारीरिक गठन जो होता है, मांसल शरीर होता है, हष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं, मजबूत होते हैं। और साथ साथ में देखिए सरल स्वभाव वाले। इतना सब कुछ होते हुए भी भील जनजाति के लोगों का जो स्वभाव होता है बच्चों, वो बहुत सरल भोले भाले लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? भोले भाले लोग होते हैं। तो ये जो हमने चर्चा की, किसकी चर्चा की? शारीरिक संरचना की चर्चा की कि भील जनजाति के जो लोग हैं उनका शारीरिक गठन कैसा होता है और शारीरिक संरचना कैसी है। तो ध्यान रखना, नाटे कद के लोग होते हैं, त्वचा का रंग काला होता है, बाल रूखे होते हैं, आंखें अक्सर लाल होती हैं, हल्की नाक जो होती है चौड़ी होती है, जबड़ा हल्का सा बाहर की ओर निकला होता है और शरीर हष्ट पुष्ट शरीर वाले ये लोग होते हैं। अब उनकी हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि भील जनजाति के जो लोग होते हैं रहते कहाँ हैं। तो भीलों का निवास क्षेत्र कहाँ रहते हैं? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर विशेष रूप से भील जनजाति निवास करते हैं? तो ये चीज समझने के लिए आपको भारत का मैप समझना पड़ेगा। और अक्सर आपके जो बोर्ड के अंदर एक प्रश्न आता है, कौशल संबंधी प्रश्न आता है, मानचित्र संबंधी प्रश्न आता है, उसमें अक्सर ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया भील जनजाति का निवास क्षेत्र, और इसको भारत के मैप में आपको क्या करना है? दर्शाना है। आपसे किसी भी जनजाति का निवास क्षेत्र पूछा जा सकता है, भील का पूछ सकता है, गोंड का पूछ सकता है, बुशमैन का पूछ सकता है, एस्किमो का पूछ सकता है। तो आपको ध्यान देना है, और जहां मैप में हम शो करेंगे वो ही इनका क्या होने वाला है? निवास क्षेत्र होने वाला है। तो मैं मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहां कहां पर भील जनजाति विशेष रूप से निवास करती है। एक चीज तो बच्चों दिमाग में सेट कर लो कि भील जो जनजाति है वो भारत के मध्यवर्ती भाग में रहती है। कौन से भाग में रहती है? मध्यवर्ती भाग। मध्यवर्ती का मतलब कौन सा हो गया? भारत का बीच वाला भाग, मध्यवर्ती भाग। हम यहाँ एक छोटा सा काल्पनिक मैप बना रहे हैं और उस काल्पनिक मैप में आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि भारत का मध्यवर्ती भाग कौन सा है। ध्यान दीजिए, तो ये मैं पार्टीशन बना देता हूँ।
ये उत्तरी भारत हो गया, ये पश्चिमी भारत हो गया, ये पूर्वी भारत हो गया, ये कौन सा भाग हो गया, दक्षिणी भारत हो गया। लेकिन हमारे जो अध्ययन का क्षेत्र कौन सा है, मध्यवर्ती भारत। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला जो भाग, ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं भारत के बीचों बीच वाला ये जो भाग है, इस भाग के अंदर भील जनजाति निवास करती है। तो यदि पूछ लिया जाए भारत का भील जनजाति का निवास क्षेत्र, तो आपको भारत के मैप में बीचों बीच ऐसे शो करना है कि यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, भील जनजाति निवास करती है। अब देखिए ये पूरा जो पर्टिकुलर एरिया मैंने शो किया, इसमें मुख्य रूप से 4 राज्य आते हैं भारत के। कितने राज्य आते हैं, 4। ये जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा आपका राजस्थान, ये राजस्थान वाला भाग है, ठीक है। ये जो भाग आ गया ये किसका आ गया, मध्य प्रदेश वाला भाग आ गया, ठीक है। ये जो भाग आप देख रहे कौन सा आ गया, गुजरात वाला भाग आ गया, ठीक है। और नीचे दक्षिण में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा आ गया, महाराष्ट्र वाला भाग है। तो भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के 4 राज्यों में रहती है, 4 राज्यों में निवास करती है। कौन कौन से राज्यों में, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। इन 4 राज्यों में भी जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, पर्वतीय पहाड़ियां फैली हुई हैं, पर्वतीय भाग फैले हुए हैं, वो मुख्य रूप से इनके निवास क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे कौन सी आ गई, अरावली पर्वत श्रृंखला आ गई, फिर मध्य प्रदेश वाले भाग में विंध्याचल आ गया, ये कौन सा आ गया, सतपुड़ा आ गया। तो अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल और सतपुड़ा ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये पहाड़ी भाग भील जनजाति के प्रमुख निवास क्षेत्रों के रूप में शामिल किए जाते हैं। इन पहाड़ी भागों में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, इन पहाड़ी भागों में विशेष रूप से जनजाति निवास करती है। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, भील जनजाति के नाम से जानते हैं। अब हमारे राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जिनके अंदर मुख्य रूप से भील जनजाति निवास करती है। तो दक्षिणी राजस्थान, कौन सा राजस्थान, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसमें कौन कौन से जिले हैं जो भील जनजाति के निवासी क्षेत्रों के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो पहला जिला मान के चलिए आप डूंगरपुर जिला, कौन सा जिला, डूंगरपुर। दूसरा जिला आप देखेंगे बांसवाड़ा जिला, कौन सा जाएगा, बांसवाड़ा। तीसरा आप देखिए भीलवाड़ा जिला आ जाए, कौन सा जाएगा, भीलवाड़ा। उसके बाद में आप देखेंगे प्रतापगढ़, कौन सा जाएगा, प्रतापगढ़। एक आ गया आपका उदयपुर, कौन सा आ गया, उदयपुर। तो ये विशेष रूप से ऐसे जिले हैं जहां पर भील जनजाति पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा नहीं पाई जाती, मिलते हैं, कोटा में भी मिलते हैं, चित्तौड़गढ़ में भी मिलते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से विशेष रूप से डूंगरपुर जिला है, बांसवाड़ा जिला है, उदयपुर जिला है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये ऐसे जिले हैं जहां पे सर्वाधिक मात्रा में भील जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो ये तो कौन से हो गए, हमारे राजस्थान के भील जनजाति के निवास क्षेत्र। जैसे राजस्थान में भील जनजाति के निवास क्षेत्र हैं, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं जिनमें भील जनजाति निवास करती है। तो मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो है धार जिला, एक है झाबुआ जिला, कौन सा जिला है, झाबुआ जिला, और एक है रतलाम। ये 3 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर भील जनजाति का निवास अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम कहां की ओर चलेंगे, गुजरात की ओर चलेंगे। तो गुजरात में जैसे ही आप जाओगे तो गुजरात के अंदर एक तो आपको मिलेगा कौन सा, वडोदरा, और एक मिलेगा आपको पंचमहल क्षेत्र, कौन सा मिलेगा, पंचमहल क्षेत्र। ये ऐसे पर्टिकुलर एरिया है गुजरात के अंदर जहां भील जनजाति ज्यादा मात्रा में निवास करती है। ऐसे ही जब आप महाराष्ट्र की ओर जाओगे तो महाराष्ट्र के अंदर आपको मिलेगा बच्चों औरंगाबाद, कौन सा मिलेगा, औरंगाबाद। एक मिलेगा इसके बाद में आपको अहमदनगर, क्या मिलेगा, अहमदनगर। और अहमदनगर के बाद में आप चले जाओ जलगांव, कहां चले जाओ, जलगांव। और जलगांव के बाद में आप चले जाओ नासिक, कहां चले जाओ, नासिक। तो ये कुछ ऐसे जिले हैं महाराष्ट्र के जहां पर विशेष रूप से भील जनजाति निवास करती है। तो 4 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, और उन राज्यों के अंदर भी विशेष रूप से ऐसे जिले जिनमें सर्वाधिक मात्रा में भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं, उनको हमने यहाँ मैप के माध्यम से आपके सामने शो किया है। एग्जाम में आ जाए तो आपको सिर्फ ये एरिया शो करना है भारत के मध्यवर्ती भाग में जहां पर भील जनजाति निवास करती है।
तो बच्चों ये हमने चर्चा की कि भील कहाँ कहाँ निवास करते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि भील जनजाति एक पिछड़ी हुई जनजाति है और यहाँ के लोग दास के रूप में निवास करते हैं। देखिए, भील जनजाति के लोगों ने तो हमारे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में शासन भी किया है, इनके नियंत्रण में भी वो चीज रही है। हमारी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जो रियासतें थी वो भीलों के नियंत्रण में भी रही है। तो जैसे आप देखेंगे कि डगरिया, डूंगरपुर के अंदर जो भीलों के नियंत्रण वाला क्षेत्र था उसको डगरिया कहा जाता था। बांसवाड़ा के अंदर जो भीलों के नियंत्रण वाला क्षेत्र उसको बांसिया कहा जाता था। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कोटा के अंदर जो भीलों का निवास है उसको कोट्या कहा जाता है, कोट्या। तो एक देखो, विशेष रूप से यदि हम देखें तो भीलवाड़ा का नामकरण भील के आधार पर हुआ है, कोटा का नामकरण कोट्या भील के नाम पर हुआ है, बांसवाड़ा का नामकरण बादशाह के आधार पर हुआ है, डूंगरपुर का नामकरण डगरिया के, उदयपुर के अंदर देवावा। तो ये ऐसी कुछ चीजें थी, ऐसे कुछ यहाँ की रियासतें थी जो भीलों के आधिपत्य में रही और जिन पर भीलों ने अपना अधिकार रखा है, साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये भीलों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के रूप में भी रही है। तो बच्चों हमने चर्चा की भील शब्द का मतलब क्या होता है, उसके बाद में हमने चर्चा की भीलों की जो शारीरिक संरचना होती है वो कैसी होती है, और लास्ट में हमने चर्चा की कि भीलों का जो निवास क्षेत्र होता है वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से क्षेत्रों में भील जनजाति के लोग विशेष रूप से निवास करते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं भीलों के खान पान के ऊपर, भोजन के ऊपर। भील क्या खाते हैं, उनका खान पान कैसा है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो एक चीज तो बच्चों दिमाग में सेट कर लो कि जितनी भी जनजातियां हैं, चाहे एस्किमो हो, भील हो, पिग्मी हो, गोंड हो, संथाल हो, सहरिया हो, टोडा हो, नागा हो, जनजातियों का संबंध शिकार से होता ही है। उनके जीवन का मुख्य आधार आखेट और शिकार ही होता है। इसीलिए भोजन में ज्यादातर जो जनजातियां हैं मांसाहारी स्वरूप को दर्शाती है, मांस का भक्षण करने वाली होती है। और यहाँ तो पहले ही क्लियर हो गया था, तीर कमान चलाने वाले, धनुष धारण करने वाले, तो तीर कमान चलाएंगे, धनुष धारण करेंगे, शिकार करेंगे। तो भोजन में मुख्य रूप से मांसाहार का प्रयोग ये लोग करते हैं। लेकिन आजकल इन लोगों के द्वारा मांसाहार के साथ साथ में अनाजों का भी प्रयोग किया जाने लगा है, और अनाजों के अंदर विशेष रूप से मक्का की बनी हुई रोटी खाते हैं। भील जनजाति के जो लोग होते हैं मक्का की बनी हुई रोटी खाते हैं, और मक्का की रोटी उनको बहुत अच्छी टेस्ट लगती है, बहुत प्रिय है, फेवरेट खाना है मक्का की रोटी। तो और हमारे राजस्थान के संदर्भ में, बाकी पूरे भारतीय मध्यवर्ती भारत की हम चर्चा न करें और हमारे राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें, तो राजस्थान के अंदर मेवाड़ क्षेत्र जो है, अभी हमने चर्चा की थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ वाला जो भाग, मेवाड़ के जो भील हैं उनको तो मेवाड़ जो क्षेत्र वो भी प्यारा है और मक्का की रोटी भी प्यारी है। तो राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के अंदर तो एक कहावत भी चालू हो गई, क्या, मक्के की रोटी खाना और मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना। यानी हम मक्का की रोटी ही खाएंगे और मेवाड़ को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। तो मक्का की रोटी इनकी फेवरेट खाना है। उसके अलावा तो नॉर्मली ये लोग गेहूं भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, जौ भी खाते हैं, बाजरा भी खाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो खाने वाला अनाज है वो कौन सा है, मक्का का विशेष रूप से लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं। जो विशेष अवसर होते हैं, तीज त्योहार जो होते हैं, उस दौरान ये चावल बनाते हैं, और चावल को चोखा कहा जाता है इनकी भाषा में, और लापसी बनाते हैं। चोखा यानी चावल बनाएंगे और लापसी बनाएंगे। लापसी का मतलब समझते हैं, जैसे हम कभी कभार कहते हैं हम आटे का हलवा बना लेते हैं ना, और हलवा जो बना ले, पतला जो हलवा होता है उसको पूछना घर वालों से क्या बोलते हैं, लापसी। क्या बोलते हैं, लापसी। तो ऐसे आटे की लापसी और चौंगा विशेष रूप से बनाया जाता है, तो चौंगा और लापसी बनाई जाती है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, अनाज की और छाछ के माध्यम से राबड़ी भी बनाते हैं। राबड़ी में अनाज घोल कर क्या बनाते हैं, जैसे छाछ है ना, छाछ में अनाज घोल कर क्या बनाते हैं, राबड़ी बना। राबड़ी तो आप जानते हैं ना, छाछ राबड़ी। अब वो अलग बात है कि मक्के की राबड़ी है या बाजरे की राबड़ी है, गेहूं की अलग अलग हो सकती है। विशेष रूप से मक्का का सेवन करते हैं और छाछ में अनाजों को घोलकर ये लोग क्या बनाते हैं, राबड़ी भी बनाते हैं। तो मक्का का खाएंगे और उसके साथ साथ में जो चोखा आ गया, लापसी आ गया, वो ये लोग यूज कर रहे हैं, और साथ साथ में राबड़ी का ये लोग यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा जो आखेट और शिकार से जीव जंतु प्राप्त हो रहे थे उनका भी ये लोग क्या करते हैं, भोजन में प्रयोग करते हैं। विशेष अवसरों के दौरान इन लोगों के द्वारा शराब का सेवन भी किया जाता है, और यहाँ जो शराब बनती है वो महुआ नामक वृक्ष से बनती है। एक महुआ नामक वृक्ष होता है, उस वृक्ष से बनी हुई शराब का ये लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं।
तो ये इनके भोजन की चर्चा थी कि ये लोग क्या क्या खाते हैं, कैसा इनका खान पान है। तो बच्चों आज हमने 4 चीज़ों की चर्चा की। भील शब्द के भावार्थ की चर्चा की, उनके निवास क्षेत्र की हमने चर्चा की, उनकी जो शारीरिक संगठन है उसकी चर्चा की, और साथ साथ में आज उनके खान पान या भोजन की चर्चा की। तो ये आज के वीडियो का हमारा विषय था। भील जनजाति से संबंधित जो अलग जो और बिंदु है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, उनकी जो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।